हेलो दोस्तों। तो चलिए आज जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल एट रो 25 एंड कॉलम 30 ऑफ एन एक्सेल शीट। तो यहाँ पे पूछा है कि आपको सेल का एड्रेस बताना है जो जो कि 25th रो और 30th कॉलम पे है वर्कशीट में। तो ये देख सकते हैं आप 25th रो, ये आपकी जो नंबरिंग है ये रोज़ हैं। तो ये आ गई आपकी 25th रोज और ये कॉलम है ABCDE। और आपको पता है कि ये अल्फ़ाबेट जो है 26 होते हैं। तो Z जो आएगा वो आपकी 26वीं रो होगी, उस पर आएगा, माफ़ कीजिए कॉलम होगा। तो ये देख रहे होंगे आप, यहाँ तक होगी आपकी 26, ये हो गया 27, ये 28, ये 29 और ये 30। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं 25th रो सिलेक्टेड है येलो में आपके, और ऊपर AD यानी 25 AD इसका एड्रेस होना चाहिए। और ये ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, AD 25 जो आपका कॉलम है उसका नाम पहले आता है फिर आपका रो। तो AD 25 जो है राइट आंसर है। 126 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में आपका इनवैलिड सेल एड्रेस पूछा गया। ऑप्शन डी जो है $A $G, ये ऐसा आपका कोई भी जो है सेल एड्रेस ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शन में $A$5, $A5 या $A$5 जो है लिखा गया है वो आपके एक वैलिड सेल एड्रेसेस हैं। ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि इसमें रो का कहीं नाम ही नहीं आया है, रो नंबर ही नहीं आया है। ये दोनों हैं A और G जो है आपके कॉलम के ही हैं, लेकिन बाकी आप देख रहे हैं A5 में आपकी 5th रो है, यहाँ पे भी 5th रो है। तो यहाँ हमें रो का पता चल रहा है सेल एड्रेस में, लेकिन A और G जो है ये दोनों कॉलम के ही नाम है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। 127 देख लेते हैं, हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन द सेल रेंज B2 और से F12 तक आपके कितने सेल होते हैं। तो देखेंगे आप, ये है एक्सेल, इसमें ये आ गया B2 से आपने सेलेक्ट करते हुए F12 तक जाना है। ये F तक हमने सेलेक्ट कर दिया। अब रो पे आएंगे हम 12 नंबर पे। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है देखिए ब्लू में, और एक जो पहला सेल है वो आपका वाइट ही रहता है। तो अब ये टोटल सेल आप काउंट करेंगे तो वो कितने होंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको काउंट करने का इजी आप देख सकते हैं, 2 3 4 5, पहले आप रो काउंट करेंगे, 2 3 4 12 आपकी ये रोज़ हो गई, माफ़ कीजिए 11 आपकी रोज़ हो गई, और 5 आपके कॉलम हो गए। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, और 127 का आप देख सकते हैं ऑप्शन A 55 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो इसमें से जो ऑप्शन है 4, इसमें से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, कौन सा है आपका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन है, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल। एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज अ रेफरेंस इन विच द कॉलम एंड रो कोऑर्डिनेट stay constant while copying a formula from one cell to another। इसमें रो और कॉलम का जो कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगर आप फार्मूला भी चेंज कर दो एक सेल से दूसरे सेल में। अ डॉलर सिंबल इज यूज बिफोर द कोऑर्डिनेट्स टू करेक्ट देम। तो कोऑर्डिनेट के मतलब आपका डॉलर साइन जो है यूज़ किया जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कहें, जहाँ पे भी रो या सेल के नंबर से पहले रो के नाम या आपके जो कॉलम के नाम या रो के नंबर्स के आगे डॉलर साइन लगा होगा वो आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये तो एक सेल पे आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाया जैसे डॉलर। आप जो है रेंज भी एक दे सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में। तो रेंज में भी आपको सिंपली यही करना होगा, डॉलर जैसे $1 लिख दिया जो एज इट इज़ ऊपर है। उसके बाद आपने रेंज देनी है। आपको पता है रेंज के लिए हम डबल मतलब कॉलन का यूज़ करते हैं, और आगे आप जहाँ तक रेंज देना चाहते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स है, ऐसे आप ये यूज़ करेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। 129 को पूछा गया है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास। ऑप्शन बी 45 राइट आंसर है। चलिए करके भी देख लेते हैं। यहाँ है इक्वल टू 5
इंटू 900% ये था। जैसे हमने फॉर्मूला लगाया, एंटर किया ऑप्शन, और इसका रिजल्ट आया 45। यही क्वेश्चन में भी दिया गया है। ऑप्शन बी 129 के लिए राइट आंसर है। 130 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ अ सेल रेंज फ्रॉम A3 टू G5 इन MS एक्सेल। तो अभी हमने पढ़ा कि हम जो कॉलम का यूज़ करते हैं जब भी हमने रेंज अप्लाई करनी होती है, तो A3 से G5 तक बीच में कॉलन लगेगा। ऑप्शन ए 130 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास एक टेबल दिया गया 131 में, देख सकते हैं आप। ABCD आपके पास कॉलम है, 1 2 3 5 आपके पास रोज़ हैं, कुछ में डेटा है कुछ में नहीं है। और यहाँ पे फंक्शन लगाया इन्होंने काउंटा, COUNTA। A5 से D5 तक रेंज दी गई है, माफ़ कीजिए A1 से D5 तक आपके पास रेंज दी गई है। तो काउंटा क्या करता है, आपके जितने भी सेल्स होते हैं जिनमें आपके पास डेटा होता है कुछ, उसको काउंट करता है। MPT को ये छोड़ देता है। तो A1 से, यानी जहाँ पे नेम लिखा है यहाँ से D5 तक, यानी यहाँ तक ये जाएगा। तो देख सकते हैं आप, MPT को ये काउंट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ही एंट्रीज सेल ऐसे जिनमें कुछ ना कुछ एंट्रीज है, जैसे नेम, अमन, सुरेंद्र, देव, पॉल। तो 4 ये हो गए, और आगे तक देख सकते हैं आप 3 2 आगे वाली रो में भी 4 एंट्री हैं। तो टोटल 12। ऑप्शन ए 131 का राइट आंसर हो जाएगा। 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल इन अ गिवन रेंज। अभी हमने ऊपर देखा कि इसने क्या किया, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेल को काउंट किया काउंटा से। अभी तो ऑप्शन बी, मतलब अगर आपको 131 आता होगा क्वेश्चन तो 132 आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम ही फंक्शन यूज़ किया गया है। नॉन एम्प्टी सेल, ऊपर हमने नॉन एम्प्टी सेल काउंट किए, और यहाँ भी यही पूछा है कि कौन सा फंक्शन है जो नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। ऑप्शन बी 132 का राइट आंसर है। और अगर आपने सिर्फ जो ब्लैंक आपके सेल हैं वही काउंट करने हो एक्सेल में, तो आप सिंपली फंक्शन जो है काउंट ब्लैंक को यूज़ करके आप जो है ये देख सकते हैं कि कितने वो सेल हैं, वो बता देगा कि कितने आपके ब्लैंक सेल हैं टोटल। नेक्स्ट देख लेते हैं, काउंट ब्लैंक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ मैनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन एन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने देखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास 3 ही होती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं आपका एक्सेल यहाँ पे ओपन करता हूँ, 1 2 3 शीट 1 शीट 2 शीट 3 जो है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। यही पूछा गया कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं आगे। ये देखिए शीट 4 शीट 5, ऐसे इसकी लिमिट नहीं है, मतलब ये लिमिटेड है अवेलेबल ऑफ मेमोरी, जितनी मेमोरी अवेलेबल है उसके हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट सेल अलाइनमेंट। तो आपको पता है डिफ़ॉल्ट जो है सेल अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए लेफ़्ट होती है और नंबर के लिए राइट, आपकी राइट होती है। जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो देखिए इसकी जो है लेफ़्ट साइड है ये, क्योंकि ये करेक्टर है, टेक्स्ट है, तो इसकी लेफ़्ट साइड अलाइनमेंट आई। जैसे मैं नंबर लिखता हूँ तो इसकी राइट साइड अलाइनमेंट आ जाएगी। खुद ही देखिए ये राइट साइड को आ गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है, टेक्स्ट इज अलाइंड लेफ्ट एंड नंबर इज अलाइंड राइट। ऑप्शन डी 134 का राइट आंसर है। 135 देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फॉर्मूला वर्क डे 0101 2022 इन एक्सेल एज्यूम संडे, और 1/1/22 को संडे था। तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऑप्शन डी जो है 1 फरवरी 2022 आपको देखने को मिलेगी आउटपुट। नेक्स्ट, रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम और वाइस वर्सा इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग ये है कि जो रो में जो आपका डेटा है वो कॉलम में आ जाए, और कॉलम में जो डेटा है वो रो में चला जाए, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाई MS Excel। MS Excel इसमें से कौन सा चार्ट जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है? वॉल्यूम चार्ट को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, लाइन चार्ट ये जो है सपोर्ट किए जाते हैं एक्सेल द्वारा। ये देख सकते हैं आप, जैसे आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ये चार्ट्स का ऑप्शन है, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ वॉल्यूम चार्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, बबल, रडार, ये काफ़ी तरह के आपको चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट बाई पाई। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कॉलम, लाइन, पाई, बार में ऐसे बनेगा चार्ट, एरिया में। तो इसमें वॉल्यूम चार्ट नाम का कोई भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन MS Excel लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड। तो मैक्रो का यूज़ इसलिए किया जाता है, वह मैक्रो हम एक बार क्रिएट कर देते हैं, जब भी हम वो टास्क हमको परफॉर्म करना होता है तो हम मैक्रो को रन कर देते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हर बार ही ये JO में पूछा जाता है और शायद आप सभी का ये हर बार सही भी होता होगा। क्वेश्चन 138 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। तो लूप बैक एड्रेस आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, 127.0.0.1। तो ये आपका राउटर में यूज़ होता है लूप बैक एड्रेस। देख लेते हैं। द IP एड्रेस 127.0.0.1 is called a loopback address. Packets sent to this address never reach the network but are looped through the network interface card only. This can be used for diagnostic purpose to verify that the internal path through the TCP/IP protocol working. तो वैसे इसका ये सिर्फ डायग्नोस्टिक के लिए ही यूज़ किया जाता है लूपबैक एड्रेस। वैसे पता लगाना है कि आपका जो है TCP/IP प्रोटोकॉल सही से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि इस पे जो भी हम पैकेट सेंड करते हैं इस एड्रेस पे, वो जो है आपके नेटवर्क इंटरफेस में ही रहते हैं, कहीं पहुंचते नहीं हैं वो नेटवर्क पे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मैपिंग IPv4 एड्रेसेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेसेस। तो ARP की फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगी आपकी। ARP की फुल फॉर्म होगी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, याद रखेंगे आप। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है मैपिंग के लिए IPv4 एड्रेस, और किसके लिए? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। DNS की फुल फॉर्म हमने पहले भी देखी है, डोमेन नेम सर्वर। TCP कंट्रोल ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। और SNMP की है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो सभी याद रखेंगे आप। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे इनमें से किसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस। तो इसमें से एक वैलिड लोकल IPv4 एड्रेस कौन सा नहीं है? 255 तक आपको पता है इसकी रीच होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 255 होनी चाहिए। यहाँ 260 है, तो एक वैसे ही देखने से, पहली नज़र में ही देखने से इनवैलिड लग रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक यूज़ ऑफ ICMP मैसेजेस टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो पिंग कमांड का यूज़ किया जाता है। पिंग क्या आपका? पिंग इज़ द प्राइमरी TCP/IP कमांड यूज टू ट्रबल शूट कनेक्टिविटी, रीचेबिलिटी एंड नेम रेजोल्यूशन। तो पिंग कमांड एक प्राइमरी आपका TCP/IP कमांड होती है जो ट्रबल शूट कनेक्टिविटी के यूज़ आती है, कनेक्टिविटी के लिए यूज़ की जाती है, और उसकी रीचेबिलिटी के लिए और नेम रेजोल्यूशन के लिए। तो ये यहाँ भी यही पूछा है, ICMP मैसेज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी of a specified computer on the network. You can also use this command to test both the computer name and IP address of a computer. इसके साथ साथ ही रीचेबिलिटी तो चलो आपको पता चल गई, कनेक्टिविटी का ट्रबल शूट भी हो गया, नेम रेजोल्यूशन भी पता चल गया। इसके साथ साथ आपको पिंग कमांड क्या करेगी? कंप्यूटर का नाम भी बता देगी और उस कंप्यूटर का IP एड्रेस भी आपको बता देगी। और पीछे हमने अभी पिछले वीडियो में 110 नंबर आपका क्वेश्चन था, उसमें IP कॉन्फ़िगरेशन जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, तो उसमें हमने देखा था ये कमांड है जो आपकी पता लगाती है डिस्प्ले IP एड्रेसेस
सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर ऑल नेटवर्क एडेप्टर। जो भी नेटवर्क एडेप्टर है उसमें आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे का पता लगाने के लिए हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन है ये कमांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट बाय आईबीएम। तो आईबीएम कौन सा पॉपुलर जो है लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए रेड हैट। आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लाइनक्स जो है ओपन फ्री भी है सबके लिए और ओपन सोर्स भी है, कोई भी यूज़ कर सकता है। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है अगर आपको याद होगा, पर इस पेपर में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्स ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू टू गो प्राइसिंग। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा के पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं स्टोरेज से रिलेटेड या आईटी टूल से रिलेटेड या एक और कुछ वर्ड था उसमें, तो जो प्रोवाइड करवाई जाती है किसके थ्रू, तो वहाँ पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग था। और एक और क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि किस कंपनी द्वारा कौन सी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दी जाती है। तो यही है कि क्वेश्चन थोड़े घुमा के भी पूछ लिए जाते हैं। याद रखेंगे आप, जो ऑन डिमांड डिलीवरी होती है आईटी रिसोर्सेज की इंटरनेट पे, जिसमें जितना आप यूज़ करते हैं सिर्फ उतना पे करते हैं, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, पे एज यू गो प्राइसिंग के थ्रू। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन है राइट आंसर है। विच वायरस रिलीज इन 1986 इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट IBM PC कंपैटिबल वायरस। तो 1986 में IBM PC कंपैटिबल वायरस कौन सा था सबसे पहला? ऑप्शन बी ब्रेन जो है ये राइट आंसर है। और मुझे, अगर मैं सही हूँ, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब हमने JOIT सीरीज शुरू की थी वहाँ पे वॉर्म्स और ब्रेन्स, ये जो कुछ वायरसेस थे इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आए थे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज़ द मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूज़र। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। वो आपको एक जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह ही मालवेयर दिखेगा और इसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। दूसरे शब्दों में करें तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, या ट्रोजन भी बोलते हैं इसको सिंपली, इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ एज अ लीजिटिमेट कोड और सॉफ्टवेयर। मतलब खुद को दिखाता है कि मैं आपका जो कोड हूँ या जो सॉफ्टवेयर हूँ बिल्कुल सेम उसी की तरह लगता है। और एक बार अगर आपके सिस्टम में ये मालवेयर आ जाए तो आपकी फाइल जो अटैकर है वो क्या कर सकता है, आपकी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकता है, कुछ फाइल्स को मॉडिफाई भी कर सकता है आपकी फ़ाइल्स को, या चाहे तो आपकी सिस्टम से फाइल को डिलीट भी कर सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल? तो हमने हज़ारों बार अभी तक ये डिस्कस की होगी। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी 147 के लिए राइट आंसर है। 148 विच इज़ अ प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राउजिंग सेशन स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब सर्वर। तो कुकीज़ हैं, आप जानते होंगे, जो प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके ब्राउज़र के सेशन में स्टोर होती हैं और क्लाइंट कंप्यूटर जैसे आप हैं, तो कुछ कुकीज़ आपके सिस्टम में ब्राउज़र को ओपन करना, उसमें लेफ़्ट साइड में आप मार्क कीजिए, राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आपका 3 डॉट होंगे, तो वहाँ पे आपको कुकीज़ का पता चल जाएगा, मिल जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ अ वर्ल्ड वाइड वेब। कल भी हमने डिस्कस किया था, टिम बर्नली जो है उनको वर्ल्ड वाइड वेब का फादर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जबकि विंटन सर्फ और रॉबर्ट खान को जो था इनको हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। जबकि ये जो जॉन मैकार्थी हैं ये एक पॉलिटिशियन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप सभी जानते होंगे WinZip यूज़ करते होंगे कंप्रेशन के लिए। फाइल को, जो भी बड़ी फाइल है उसको कंप्रेस करके अगर आपको सेंड करना हो तो WinZip यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 150 के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट स्विचेज वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइन्स थ्रू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। तो मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी इनपुट होती हैं और सिर्फ एक आउटपुट होती हैं। तो ऐसे सर्किट को कहते हैं हम मल्टीप्लेक्सर।
ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप इसकी ये डेफिनेशन देख सकते हैं। अगर यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4 जो भी है, और सिर्फ एक आउटपुट है। इसको हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, यानी 4 इनपुट और एक आउटपुट। तो ये मल्टीप्लेक्सर है। इसका उल्टा डीमल्टीप्लेक्सर होता है, उसमें एक आउटपुट होती है, माफ़ कीजिए, एक इनपुट होती है और बहुत सारी आउटपुट होती हैं। पहले भी हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। तो HR टैग का यूज़ किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए HTML में, और यहाँ पे ऑप्शन में LI टैग भी दिया गया है। तो आप LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम्स। तो आपका जो LI टैग होता है वो आइटम को लिस्ट करने के लिए होता है, और LI टैग आपका जो OL है, ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर ही हमेशा लगता है। मतलब पहले OL टैग लगेगा आपका, उसके अंदर कहीं जाके आपका LI टैग यूज़ होगा। जबकि आपका जो TR टैग है, TR टैग डिफाइंस अ रो इन अ HTML टैब। तो रो को डिफाइन करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। और एक TR एलिमेंट जो होता है, TR एलिमेंट के अंदर आप एक या एक से अधिक TH टैग या TD एलिमेंट, माफ़ कीजिए, TH एलिमेंट और TD एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। और BR टैग तो आप जानते हैं, सिंगल एक ब्रेक लाइन देना होता है आपको। अगर वेब पेज में सिंगल ब्रेक लाइन के लिए आप यूज़ करते हैं BR टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और मेरे को लगता है आप सभी का क्वेश्चन जो है ये सही होता है। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो इसके साइजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हाउ मैनी हेडिंग लेवल आर सपोर्टेड बाय HTML। तो 6 H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग जो है HTML सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं आप, इसके पिक्सल साइज भी बताए गए हैं। H1 का 32 पिक्सल, H2 का 24, H3 का। इससे पहले भी हमने डिटेल में एक अलग से टेबल डिस्कस किया है, और उसमें आपके साइजेस बताए गए हैं। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। तो सेल की बात आती है तो आप TD टैग यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, याद रखेंगे आप। BR अभी हमने देखा एक सिंगल ब्रेक के लिए है। नेक्स्ट है 155, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ IMG HTML एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द इमेज फाइल। तो IMG के साथ आप SRC यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हमेशा SRC एट्रीब्यूट जो है HTML एलिमेंट IMG के साथ यूज़ किया जाता है। ये कभी भी अलग अलग यूज़ नहीं होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।